how to determine the cost of equity and cost of capital, that is WACC, weighted average cost of capital. Please understand, when you are doing valuation of a company, you can, when you are doing valuation of a company using the discounted cash flow method, you can do two things. Number one, you can calculate the enterprise value, and number two, you can calculate the equity value. अगर आपको एंटरप्राइज वैल्यू कैलकुलेट करना है तो जो प्रोजेक्टेड कैश फ्लो आप यूज करोगे, इट विल बी फ्री कैश फ्लो फॉर द फर्म, FCFF। और जैसा कि मैंने कुछ समय पहले बताया, FCFF का मतलब क्या है? FCFF का मतलब है कैश फ्लो which is available for the benefit of all stakeholders of the company. And when I say all stakeholders, that means what? That means shareholders, lenders, preference shareholders, debenture holders, or any other lender of the company. So that is what is for calculating enterprise value. So for calculating enterprise value, what you will need FCFF, and this FCFF will need to be discounted by WACC. दिस इज नंबर वन दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. सो अगर आपको एंटरप्राइज वैल्यू मालूम करना है तो आपको कौन सा कैश फ्लो यूज करना पड़ेगा? आपको यूज करना पड़ेगा FCFF. और ये FCFF जो आप कैलकुलेट करेंगे आगे आने वाले सालों का, उसको आपको डिस्काउंट करना पड़ेगा टू कन्वर्ट दोज फ्यूचर कैश फ्लोज इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंट वैल्यू. तो फ्यूचर FCFF, फ्यूचर फ्री कैश फ्लो फॉर द फर्म को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको उसको डिस्काउंट करना होगा विद व्हाट? विद योर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. नंबर टू, अगर आप इक्विटी वैल्यू मालूम करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू फाइंड आउट इक्विटी वैल्यू, if you want to find out the equity value, what you will need FCFE. And what is FCFE? FCFE is free cash flow for equity. That means this is the cash flow which is available only for the benefit of equity shareholders. And since you are taking FCFE, यानी कि आप फ्री कैश फ्लो फॉर इक्विटी होल्डर्स ले रहे हैं, तो इसका मतलब इस प्रोजेक्टेड कैश फ्लो को डिस्काउंट करने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ equity, COE, cost of equity. What is FCFF and what is FCFE? उनको कैसे कैलकुलेट करते हैं हम थोड़े समय के बाद में समझ के लेंगे. पर उसके पहले एंटरप्राइज वैल्यू कैसे निकाली जाती है, इक्विटी वैल्यू कैसे निकाली जाती है, ये समझ के लेते हैं. तो एक चीज़ तो हमको क्लियर हो गई. क्या क्लियर हो गई? कि अगर हमें एंटरप्राइज वैल्यू कैलकुलेट करना है तो हमको FCFF यानी कि जो कैश फ्लो है वो FCFF होना चाहिए, फ्री कैश फ्लो फॉर दी फर्म होना चाहिए, प्रोजेक्टेड वन ऑफ कोर्स. और ये जो कैश फ्लो होगा हम इसको किससे डिस्काउंट करेंगे? हम इसको डिस्काउंट करेंगे विद दी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. और दूसरी बात, अगर हमको इक्विटी वैल्यू मालूम करना है तो हमको कौन सा कैश फ्लो लगेगा? हमको लगेगा कैश फ्लो जिसको बोलते हैं FCFE. एंड व्हाट इज FCFE? FCFE इज फ्री कैश फ्लो फॉर इक्विटी. और ये जो फ्री कैश फ्लो फॉर इक्विटी है इसको हमको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो प्रेजेंट वैल्यू में इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए हमको यूज करना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी. अब FCFE की हमको चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो क्लाइंट हमको दे देगा. FCFE की हमको चिंता करने की जरूरत नहीं है और FCFF की हमको चिंता करने की जरूरत नहीं, क्लाइंट हमको दे देगा. बट हमको क्या करना है? हमको ये समझना है कि WACC, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैलकुलेट कैसे करते हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये हमको समझना जरूरी है क्योंकि इस पे वैल्यूएशन के एग्जाम में मार्क्स भी आते हैं. सो पहले समझ के लेते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी. हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी. कॉस्ट ऑफ इक्विटी
कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है जिसको बोलते हैं CAPM मॉडल, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, CAPM, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल. What this model is, this model is risk-free rate plus beta, risk-free rate plus beta in bracket market rate of return minus risk-free rate of return, and this is your, very simply speaking, this is your capital asset pricing model. This is your capital asset pricing model. So what is capital asset pricing model? What is CAPM model? CAPM model is take the risk free rate. रिस्क फ्री रेट का मतलब क्या है कि ऐसी रेट जो कि आपको किसी भी हालत में उतनी तो कमाना, उतना तो मिल ही जाएगा. सो मे बी फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो बॉन्ड्स होते हैं 10 साल वाले, उनके ऊपर जो रेट मिलती है आपको वो सेफ है, रिस्क फ्री है. गवर्नमेंट का बॉन्ड है और 10 साल के लिए आप ले रहे हो तो उसमें कोई रिस्क नहीं है, गवर्नमेंट है तो कोई रिस्क नहीं है. तो वो जो बॉन्ड की रेट है दैट इज नॉन एज रिस्क फ्री रेट. उसके बाद में बीटा. अब बीटा क्या है? बीटा इज रिलेशनशिप. बीटा इज अ कोएफिशिएंट. इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन द रिटर्न ऑन द कंपनी and return on the market. This is the relationship between the return of the company and return of the market. Let's say we are doing the valuation for a company which belongs to Sensex or which belongs to Nifty. तो हमारी जिस कंपनी का हम वैल्यूएशन कर रहे हैं वो कंपनी निफ्टी को बिलोंग करती है ना. तो अब हमको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? हमको पास्ट डाटा से कैलकुलेट करना पड़ेगा कि हमारी जो कंपनी है उसका जो रिटर्न है और निफ्टी का जो रिटर्न है, दोनों में क्या रिलेशनशिप है, दोनों में क्या रिलेशनशिप है. बिकॉज कंपनी के जो रिस्क है, रिस्क फैक्टर्स अलग होंगे, निफ्टी के जो रिस्क फैक्टर है वो अलग होंगे. तो आप जब ये बीटा कैलकुलेट करोगे तो बीटा इज एन इंडिकेटर. बीटा इज एन इंडिकेटर दैट इंडिकेट्स एज टू what kind of relationship exists between the return on the company and return on the market. Let's say for example ये बीटा आपने कैलकुलेट किया and this beta is coming 1.5. Beta is coming 1.5. What does it mean? It means if Nifty increases by 1%, the companies whose valuation we are doing, that company's return will increase by 1.5%. Why? Because beta is 1.5. If the Nifty is going down by 2%, that means the return of the company for whose we are doing the evaluation, उस कंपनी का जो प्राइस है वो 3% से नीचे आ जाएगा, 3% से नीचे आ जाएगा. So this is your beta. अब let us find out कि how do we calculate the actual cost of equity. उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसके लिए हम एक केस लेते हैं. लेट्स से फॉर एग्जाम्पल रिस्क फ्री रेट एज एप्लीकेबल टुडे is 7%. Beta of this company is 1.5. Market return for this company as it stands today, market return for this industry is, let's say, 12%, right? So this is one set of information that we need for calculating the cost of equity. Let us place these numbers. Let's place these numbers in the CAPM model. So how do we do it? What is the risk-free rate? It is 7%. So let me put it this way. Risk-free rate is 7%. And then we say plus, we put the beta. Beta is how much? 1.5. And then start the bracket. What is the market rate? Market rate is 12%. What is the risk-free rate? It is 7%. Close the parenthesis and see what
and see, this is what we are getting. And okay, so you can see that this is how the cost of equity is coming to 14.5%. So this is how we will calculate the cost of equity. This is how we will calculate the cost of equity using the CAPM model. And this is your CAPM model. ये जो है आप सामने देख रहे हैं यहाँ पे, ये CAPM मॉडल है, ये CAPM मॉडल है. Okay, so cost of equity that we have calculated will be useful for the free cash flow for equity. Cost of equity that we are cost of equity that we have found out will be relevant in the case of free cash flow for equity. But for FCFF, we will need to calculate weighted average cost of capital. So how do we calculate weighted average cost of capital? Let's find out. So let's say this company जिसका हम वैल्यूएशन कर रहे हैं, उसकी जो equity है, equity of this company is 400 crore. This company also has a debt, and that debt is, let's say, 800 crore, right? Now, on this debt, the rate of interest the company is paying, rate of interest which the company is paying, the rate of interest which the company is paying, let's say is to keep it simple, the rate of interest is 10%. Is 10%, right? Okay. And this company has a tax rate which is 20%. So the tax rate is 20%. Tax rate is 20%, right? Okay. So this is the information we have about the company's capital structure. How do we calculate the weighted average computation, right? So how to calculate, or I'll just simply write WACC computation. WACC computation. So how do you do it? First of all, put the sources of capital. And what is the source of capital? You have equity and you have debt. So just take them down here, and this is your capital source and this is your amount. Now, what is the cost of these funds? Cost of equity, we have found out it is 14.5%. So let me write here 145, right? So cost of, so जो अलग अलग sources हैं उनकी cost क्या है वो हम यहाँ लिख देंगे. Now, what is my cost of debt? Is my cost of debt 10% for the purpose of WACC calculation, or my cost of debt is different? Prasanna sir, please बताइए. It should be net of tax. Absolutely, very good, excellent. 1 minus tax. Baman sir, is that okay? 1 minus tax, right? Yeah, absolutely, very good. So इसका मतलब क्या है? What is my cost of debt? My cost of debt is not 10%. My cost of debt is 8%. Is that right? Yeah. Because interest rate is 10%, tax rate is 20%. That means I will save 20% of the interest because of the tax. Effectively, what will go from my pocket is not 10%. What will go from my pocket is only 8%. Is it okay? Yeah. Right. Now, so अब let us find out cost of these sources. Cost of these sources. So what are the cost of these sources? The cost of equity 400 into 0.145, and here again I can drag it, so I will get the cost of debt also. And let me take the total cost of my capital structure. Total cost of my capital structure is 122, and total of my capital structure is
1200. So what is my WACC? My WACC is 122 divided by 1200 into percentage. So that is my cost of capital. Prasanna sir, do you get it? Yes, yes. Boman sir, do you get it? Sure. Okay, so this is how you will calculate cost of equity and cost of WACC, weighted average cost of capital. Please remember, and let me repeat it once again. So as when जब आप वैल्यूएशन कर रहे हैं तो आप एंटरप्राइज वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं या फिर आप एक्विटी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. एंटरप्राइज वैल्यू फाइंड आउट करना है तो आपको FCFF लगेगा. एक्विटी वैल्यू फाइंड आउट करना है तो आपको FCFE लगेगा. एंटरप्राइज वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको FCFF को वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल से डिस्काउंट करना पड़ेगा. एक्विटी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको FCFE को कॉस्ट ऑफ एक्विटी से डिस्काउंट करना पड़ेगा. एंड दिस इज द एंटायर प्रोसेस ऑफ doing the valuation using the discounted cash flow method. Now what we will do a small case together and solve it as to how to find out the value of a company using the discounted cash flow method.